बारिश का दौर लगातार जारी है। आज भी कई जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। बस्तर में बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है और 94 साल का बारिश का रिकॉर्ड बस्तर में टूट चुका है। सरकार बचाव और राहत का अभियान चला रही है। आपदा नियंत्रण कक्ष के जरिए यहां पर निगरानी भी रखी जा रही है। बस्तर संभाग के 4 जिलों में 43 राहत शिविर बनाए गए हैं। कुल 2196 बाढ़ पीड़ितों को शिविर राहत में लाया गया है। तो वहीं नगर सेना और एसडीआरएफ की टीम अभियान चला रही है और बाढ़ से अब तक 5 लोगों की मौत भी हो चुकी है। 165 मकानों को आंशिक और 86 मकान पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। तो देखिए, बस्तर संभाग में भारी बारिश का दौर लगातार जारी है और बारिश के बीच बाढ़ ने जमकर तबाही मचाई है। आज भी कई जिलों में बारिश का अलर्ट है। तो वहीं बस्तर में पूरी तरह से जनजीवन प्रभावित है। 94 साल के बारिश का रिकॉर्ड बस्तर में टूट चुका है और सरकार अब वहां पर राहत और बचाव अभियान चलाने में जुटी है। आपदा नियंत्रण कक्ष के जरिए नजर भी रखी जा रही है। तो वहीं बस्तर संभाग के 4 जिले ऐसे हैं जहां पर 43 राहत शिविर बनाए गए हैं और अब तक 2000 से ज्यादा बाढ़ पीड़ितों को राहत शिविर में लाया गया है। नगर सेना और एसडीआरएफ की टीम अभियान चला रही है और लगातार लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है, उन्हें राहत शिविरों तक पहुंचाया जा रहा है। और बाढ़ में अब तक 5 लोगों की मौत भी हो गई है। 165 मकान आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुए हैं जबकि 86 मकान पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए हैं। और खबर पर अधिक अपडेट के साथ हमारे सहयोगी नावेंद्र नागवंशी नारायणपुर से लाइव जुड़ गए हैं। नावेंद्र, बस्तर में 94 सालों का रिकॉर्ड टूटा है और जिस तरह से लगातार बारिश हो रही है, बाढ़ से हालात खराब होते जा रहे हैं। फिलहाल क्या अपडेट है, किस तरह का मौसम है वहां पर और किस तरह से राहत और बचाव कार्य किया जा रहा है? बताना चाहूंगा कि जिस प्रकार से बस्तर में बारिश का तबाही जो मचाया है, बारिश लगातार कहर बरसा है, जो 94 साल का रिकॉर्ड तोड़ा है। जिस प्रकार से 2000 से अधिक की जो जनसंख्या है वो तबाह हो गया है। जो 84 जो घर है वो तबाह हो गया। जिस प्रकार से बस्तर में तबाही मचाया है, 94 साल का जो रिकॉर्ड टूटा है, अब कहीं न कहीं जाके अब मौसम खुल रहा है तो कहीं न कहीं अब लोगों में राहत की सांस मिल रहा है। कहीं न कहीं अब बस्तर के अंदरूनी क्षेत्र में इतना ही अब बस्तर की जो कहर में कई जगह और कई बिल्कुल बारिश और बाढ़ का कहर बस्तर के अलग अलग जिलों में देखने को मिल रहा है। 43 राहत शिविर बनाए गए और लोगों को वहां पर शिफ्ट किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया नावेंद्र तमाम अपडेट के लिए। इधर देश में कई जगहों पर बाढ़ का असर दिखाई दे रहा है तो वहीं बस्तर संभाग में भी लैंडस्लाइड की खबर सामने आई है। दरअसल किरंदुल को विशाखापट्टनम से जोड़ने वाली केके रेल लाइन पर लैंडस्लाइड हुआ है और इसके चलते रूट से जाने वाली सभी ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं। जहां किरंदुल विशाखापट्टनम नाइट एक्सप्रेस को बुधवार के लिए रद्द कर दिया गया तो वहीं किरंदुल विशाखापट्टनम पैसेंजर ट्रेन 28 और 29 अगस्त को केवल अरकू तक ही चलेंगी। तो बस्तर संभाग में लगातार बारिश हो रही है और बारिश से जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त है। बाढ़ की चपेट में कई गांव आ गए हैं और बाढ़ पीड़ितों से मिलने सांसद महेश कश्यप पहुंचे। उन्होंने बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात की और बाढ़ पीड़ितों की समस्याएं भी सुनी हैं। अधिकारियों को मदद करने के निर्देश दिए गए हैं। तो देखिए, बस्तर संभाग में लगातार भारी बारिश हो रही है और आज भी भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है और ऐसे में कई गांव जो हैं वो बाढ़ से प्रभावित हो गए हैं। जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त है और कई गांव बाढ़ की चपेट में हैं। बाढ़ पीड़ितों से मिलने के लिए सांसद महेश कश्यप खुद पहुंचे थे। उन्होंने बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात की, उनकी समस्याएं सुनी और अधिकारियों को मदद करने के लिए दिशा निर्देश भी दिए। इधर सीएम विष्णुदेव साय के विदेश दौरे का आज 7वां दिन है। साउथ कोरिया में निवेशकों से चर्चा करेंगे सीएम और आज भी निवेशकों से संवाद करते नजर आएंगे। सियोल में निवेशकों से राउंड टेबल चर्चा होगी तो निवेशकों और उद्योगपतियों को आमंत्रित करेंगे सीएम और छत्तीसगढ़ में निवेश के लिए न्योता देंगे। आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स, सेमीकंडक्टर से जुड़े सेक्टर्स में निवेश आ सकता है और फार्मा और टेक्सटाइल सेक्टर से भी बड़े निवेश की संभावना जताई जा रही है। तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय विदेश दौरे पर हैं। आज 7वां दिन है। साउथ कोरिया में है सीएम और वहां निवेशकों से चर्चा कर रहे हैं। कल भी उन्होंने साउथ कोरिया में निवेशकों से चर्चा की थी। साउथ कोरिया की राजधानी सियोल में है सीएम विष्णुदेव साय और निवेशकों से राउंड टेबल चर्चा करने वाले निवेशकों उद्योगपतियों को छत्तीसगढ़ आने के लिए आमंत्रित करेंगे। छत्तीसगढ़ में निवेश के लिए उन्हें न्योता देंगे और अलग अलग जो सेक्टर्स हैं उसमें निवेशक किस तरह से निवेश छत्तीसगढ़ में कर सकते हैं, इस पर भी चर्चा हो रही है। हमारे सहयोगी सौरभ तिवारी अधिक अपडेट के साथ जुड़ गए हैं। सौरभ, अपडेट दीजिएगा, बताइएगा कि अब तक सीएम का यह दौरा कितना खास रहा है। जापान में हमने देखा कि किस तरह से निवेशकों से चर्चा करते नजर आए थे सीएम और जापान से कहीं ना कहीं निवेश आने की संभावना भी मिल चुकी है। तो ऐसे में साउथ कोरिया का दौरा कितना खास? जी बिल्कुल प्रतिज्ञा, ये दौरा बहुत खास है। आज 7वां दिन है और लगातार विष्णुदेव साय जो है लगातार इन्वेस्टर से मिल रहे हैं, उन्हें बता रहे हैं छत्तीसगढ़ में असीम संभावनाएं हैं
और कोरिया का जो इन्वेंशन है और छत्तीसगढ़ की जो प्राकृतिक संसाधन है, यहाँ पर जो संभावना है, उससे वो अगर मिलते हैं तो निवेशकों के लिए अच्छा होगा, छत्तीसगढ़ के लिए अच्छा होगा। इसी क्रम में कल उन्होंने ATCA के जो चेयरमैन हैं उनसे मुलाकात की, उनके अधिकारियों से मुलाकात की। ATCA जो कि बहुत बड़ा औद्योगिक कंपनियों का एक ग्रुप है, उसमें इलेक्ट्रॉनिक आते हैं, सेमीकंडक्टर आते हैं, तो ये ग्रुप्स को उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ में ये संभावना है और उन्हें आमंत्रित भी किया कि वो जब भी भारत आएँ, छत्तीसगढ़ आएँ, यहाँ की संभावनाओं को देखें और छत्तीसगढ़ के साथ मिल के एक निवेश करें। और ATCA भी छत्तीसगढ़ के साथ निवेश करने के लिए रुचि रखता है। इसके साथ साथ ICC के सहयोग से जो मीटिंग हुआ उसमें भी उन्होंने ICC को नॉलेज पार्टनर बनाया है और इसके तहत उन्होंने बताया कि दक्षिण कोरिया का जो इन्वेंशन है और छत्तीसगढ़ की जो छत्तीसगढ़ में जो प्रचुर प्राकृतिक संसाधन है, मानव संसाधन है, इसके साथ मिलकर अगर दोनों काम करते हैं तो आने वाले समय में छत्तीसगढ़ के लिए बहुत अच्छा होगा। यहाँ के युवाओं के लिए विदेशी निवेशक हैं, उद्योगपति हैं, उन्हें लुभाने की तैयारी है और उसी को लेकर यह चर्चा भी हो रही है और ऐसे में छत्तीसगढ़ में अब अपार जो है वो निवेश की संभावनाएं भी नजर आ रही है। बहुत शुक्रिया सौरभ तमाम अपडेट के लिए। इधर छत्तीसगढ़ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का अलग अंदाज देखने को मिला है। जगदलपुर में कार्यक्रम के दौरान किरण सिंहदेव ने मंच पर मैं शायद तो नहीं गाना गुनगुनाया। इधर रायपुर की पहली महिला विधायक रजनीताई उपासने का निधन हो गया और आज शाम 4 बजे अंतिम यात्रा निकाली जाएगी। पिछले कुछ समय से बीमार चल रही थी रजनीताई और CM विष्णुदेव साय ने इस पर दुख भी जताया है। उन्होंने X पर पोस्ट कर दुख जताया है। तो रायपुर की पहली महिला विधायक रजनीताई उपासने का निधन हो गया है। आज शाम 4 बजे अंतिम यात्रा उनकी निकाली जाएगी और पिछले कुछ समय से रजनीताई बीमार चल रही थी, जिसके बाद उन्होंने कल अंतिम सांसें ली हैं। CM विष्णुदेव साय ने इस पर दुख जताया है। X पर पोस्ट कर उन्होंने दुख जताया है। रायपुर की पहली महिला विधायक रजनीताई उपासने का 94 साल की उम्र में निधन हुआ है और वो लंबे समय से अस्वस्थ थी, बीमार थी और घर पर ही उनका इलाज चल रहा था, लेकिन कल उन्होंने आखिरी सांस ली है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने रजनीताई को श्रद्धांजलि दी है और उनके निधन पर दुख जताया है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20 अप्रैल 2022 को रजनीताई उपासने से फोन पर बातचीत भी की थी। और देखिए, कांग्रेस के वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान की सियासी आंच अब छत्तीसगढ़ पहुंच चुकी है और प्रदेश कांग्रेस ने इस मुद्दे को लेकर एक बड़ा प्लान तैयार कर लिया है। साथ ही अपने नेता और कार्यकर्ताओं को विधानसभावार वोटर लिस्ट की बारीकी से जांच करने के निर्देश दिए हैं और बीजेपी पर कई गंभीर आरोप भी लगाए। तो बीजेपी ने इसे कांग्रेस की बौखलाहट करार देते हुए क्या कुछ कहा है, आप इस रिपोर्ट में देखिए। रायपुर के बाजू विधानसभा उनका नाम है और रायपुर में भी उनका नाम है और डबल मतदान हुआ है। भारतीय जनता पार्टी बेनकाब होने से अपने आप को बचाने के लिए सारी बेशर्मी का हदें पार कर रही है। दिल्ली से लेकर रायपुर तक सियासी बयानों की ये आग वोट चोरी को लेकर भड़की है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी बिहार में वोटर अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं। राष्ट्रव्यापी वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान चला रहे हैं। इस सियासी आंच ने छत्तीसगढ़ की राजनीति की तपिश भी बढ़ा दी है। प्रदेश कांग्रेस ने बड़ा अभियान छेड़ दिया है। सभी 90 विधानसभा में एक अभियान की तैयारी चल रही है, जिसके तहत वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान शुरू किया जाएगा। डुप्लीकेट मतदाता, फर्जी वोटर की तलाश की जाएगी। एक पते पर थोक वोटर फॉर्म 6 के दुरुपयोग का पता लगाया जाएगा। पीसीसी चीफ ने सभी जिला अध्यक्षों को निर्देश दे दिए हैं। इसे लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज का आरोप है कि वोट चोरी के मुद्दे पर बीजेपी पूरे देश में बेनकाब हो चुकी है। कांग्रेस की तरफ से आरोपों के तीर चले तो बीजेपी भी ढाल लेकर सामने आई और पिछली कांग्रेस सरकार के कारनामे उजागर करते हुए खूब हमला बोला। और बहुत से ऐसे
मतदाता हैं, जहां की एक विधानसभा रायपुर के बाजू विधानसभा उनका नाम है और रायपुर में भी उनका नाम है, और डबल डबल मतदान हुआ है। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ चुनाव आयोग को बचाने के लिए, बेनकाब होने से अपने आप को बचाने के लिए सारी बेशर्मी का हदें पार कर रही है। इस सरकार तो उनकी थी, उनके सरकार के समय का वोटर लिस्ट बना, और वो क्या आरोप लगाएंगे? मैं आरोप लगाता हूं कि कांग्रेस वालों ने मनमाने तरीके से जो जीवित व्यक्ति है उसको भी मार दिए और उनको जो है विलोपित कर दिया गया था वोटर लिस्ट से। मेरे क्षेत्र की बात है। मैं समझता हूं कि कांग्रेस में अगर ये जागरूकता है तो पूरे जागरूक होकर के पूरा मतदाता सूची में नाम जुड़वाना चाहिए। बहरहाल कांग्रेस को उम्मीद है कि इस अभियान से वोटर लिस्ट की खामियां उजागर होंगी, तो बीजेपी इसे महज राजनीतिक स्टंट बता रही है। ऐसे में ये अभियान चुनावी सच्चाई उजागर करेगा या आरोप प्रत्यारोप की राजनीति तक ही सीमित रह जाएगा, यही बड़ा सवाल है। रायपुर से विस्तार न्यूज के लिए खोमन साहू की रिपोर्ट। खबर सुकमा से है, जहां नक्सलियों ने शिक्षा दूत की हत्या कर दी है। सिलगेर में नक्सलियों ने शिक्षा दूत लक्ष्मण बारसे की हत्या कर दी है और शिक्षा दूत पर पुलिस मुखबिरी का आरोप नक्सलियों ने लगाया है। पुलिस ने मामले में आधिकारिक पुष्टि भी कर दी है। तो बड़ी खबर आपको सुकमा से बता दें, जहां पर नक्सलियों ने शिक्षा दूत की हत्या कर दी है। सिलगेर में नक्सलियों ने लक्ष्मण बारसे की हत्या की है। शिक्षा दूत हैं लक्ष्मण बारसे और उन पर पुलिस मुखबिरी के आरोप लगाए गए और उसके बाद नक्सलियों ने उनकी हत्या कर दी है। पुलिस ने मामले में आधिकारिक पुष्टि भी की है और ऐसा कोई पहली बार नहीं हुआ है जब छत्तीसगढ़ में किसी शिक्षा दूत की, किसी युवक की हत्या नक्सलियों द्वारा ये बताकर की गई हो कि वो पुलिस मुखबिरी में शामिल है। कई बार ऐसी घटनाएं सामने आई हैं और एक बार फिर से सुकमा में नक्सलियों ने शिक्षा दूत की हत्या कर दी है। नक्सलियों की कायराना करतूत सुकमा में देखने को मिली, जहां पर सिलगेर में नक्सलियों ने शिक्षा दूत लक्ष्मण बारसे की हत्या कर दी है। पुलिस ने मामले में आधिकारिक पुष्टि भी की है। और खबर पर अधिक अपडेट के साथ शहनवाज खान फोन कॉल पर जुड़ गए हैं। शहनवाज, बताएगा कि नक्सलियों ने क्या आरोप लगाए हैं शिक्षा दूत लक्ष्मण बारसे पर और हत्या कर दी है उनकी, बताया जा रहा है। देखिए, पूरा मामला जगरगुंडा थाने के सिलगेर से है। सिलगेर वो इलाका है जो इलाका कल तक नक्सलियों के पास हुआ करता था, लेकिन जैसे ही सीआरपीएफ के कैंप खुली, सिलगेर में सुरक्षा बल तैनात हो गया और नक्सलियों से सिलगेर आजाद हो गया। लेकिन जो बीती रात को लक्ष्मण के घर नक्सली पहुंचे, नक्सली लक्ष्मण के परिजनों के साथ जो है मारपीट करने लगे, उस वक्त लक्ष्मण वहां पे मौजूद था और लक्ष्मण को धारदार हथियार से मारकर उसकी हत्या कर दी। ये बताया जा रहा है कि लक्ष्मण पर आरोप लगाया गया कि वे नक्सलियों की मुखबिरी करते हैं, मुखबिरी के नाम से उनकी हत्या की गई है। लगातार देखने को मिलता है, ये पहली घटना नहीं है कि शिक्षा दूत को बिल्कुल और सीधे तौर पर समझा जा सकता है कि ये नक्सलियों की बौखलाहट है, कायराना करतूत को अंजाम नक्सलियों ने दिया है। बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट के लिए शहनवाज। और छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले से सटे गढ़चिरौली नारायणपुर बॉर्डर इलाके में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में 4 नक्सली मारे गए और सुरक्षा बलों ने मौके से चारों के शव और हथियार बरामद कर लिए हैं। इलाके में अभी भी सर्च ऑपरेशन जारी है। बताया जा रहा है कि मुठभेड़ की ये कार्रवाई नक्सल विरोधी अभियान के तहत की गई थी। जवान पूरी सतर्कता के साथ क्षेत्र में गश्त कर रहे थे और तभी जंगल में छिपे नक्सलियों से आमना सामना हुआ। उसके बाद मुठभेड़ में 4 नक्सलियों को मार गिराया गया है। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में 30 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण कर मुख्यधारा में लौटने का फैसला किया। इनमें कई बड़े इनामी नक्सली भी शामिल हैं, जिन पर कुल 81 लाख रुपए का इनाम घोषित था। पुलिस और प्रशासन की पुनर्वास नीति और लगातार दबाव के चलते नक्सली संगठन कमजोर हो रहे हैं। जनवरी 2024 से अब तक कुल 496 नक्सली सरेंडर कर चुके हैं, जबकि इसी अवधि में 190 नक्सली मुठभेड़ों में मारे गए हैं। अधिकारियों का कहना है कि नक्सलियों का आत्मसमर्पण सरकार की रणनीति की बड़ी सफलता है। छोड़ने का वजह है ये है सर, मतलब जंगल में है और बहुत और जवान लोग है सर्चिंग करते थे और हम लोग को भी और चलने फिरने का भी दिक्कत है और इसलिए हम लोग मतलब बहुत लोग हैं मर रहे सर। सीआरपीएफ, एसटीएफ, पीआरजी, कोबरा और अन्य बलों के जितने एक बल हैं यहाँ, उनके प्रयास और जो सरकार की जो विकास की जो नीतियाँ जो चल रही हैं उसके अनुरूप आज 30 माओवादियों ने बीजापुर पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण किया है। इसमें से जो 30 माओवादी हैं, कुल इनके ऊपर 81 लाख का इनाम इनके ऊपर था
और ये मुख्य धारा से जुड़ने के लिए आज हमारे पास आत्मसमर्पण किए हैं। इधर सूरजपुर में विस्तार न्यूज की खबर का बड़ा असर हुआ है। मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े और भूलन सिंह विशंबर यादव के घर पहुंचे हैं। बीजेपी नेता विशंबर यादव को रायपुर रेफर किया गया है। मुख्यमंत्री से उन्होंने इच्छा मृत्यु की मांग की थी। पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने परिवार को इलाज का आश्वासन दिया। स्वास्थ्य मंत्री की निगरानी में अब इलाज चलेगा। तो बड़ी खबर सूरजपुर से आपको बता दें, जहां पर विस्तार न्यूज की खबर का बड़ा असर हुआ है। आपको बताएं कि मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े और भूलन सिंह विशंबर यादव के घर पहुंचे हैं। बीजेपी नेता है विशंबर यादव और उन्हें अब रायपुर रेफर किया गया है। मुख्यमंत्री से उन्होंने इच्छा मृत्यु की मांग की थी। पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने परिवार को इलाज का आश्वासन भी दिया था और अब स्वास्थ्य मंत्री की निगरानी में विशंबर यादव का इलाज होगा। आता रहता था, इनसे बातचीत करता था, इनके घर में चाय पीता था। निश्चित तौर पर अभी कुछ दिन पहले बरसात के चलते हम लोग नहीं आ पाए। निश्चित तौर पर मुझे जैसे जानकारी मिला, मैं आज यहाँ पर मौके पर आया। हमारे सामान्य मंत्री बाल विकास मंत्री जी भी आई थी और हम लोग उसको अपने परिवार का हिस्सा मान करके हम लोग उसको अभी रायपुर रेफर किए हैं। निश्चित तौर पर हम लोग उसका इलाज बेहतरीन कराएंगे। इधर सरगुजा संभाग के किसान यूरिया की कमी से जूझ रहे हैं। फर्टिलाइजर की कालाबाजारी और विभागीय लापरवाही के चलते खाद माफिया खुलेआम यूरिया का व्यापार कर रहे हैं और किसान बताते हैं कि यूरिया की बोरी 700 से 1000 रुपए तक में बिक रही है, जबकि उन्हें उचित दाम पर खाद नहीं मिल रहा। कृषि विभाग की छापामार कार्रवाई केवल खानापूर्ति साबित हो रही है, जिससे माफिया और अधिक हिम्मत जुटा रहे हैं और कांग्रेस ने इस मुद्दे पर प्रदर्शन की तैयारी भी शुरू कर दी है। पूर्व खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने भी विभाग पर माफिया के खिलाफ कड़ी कार्रवाई न करने के आरोप लगाए हैं। अरे एरिया तो बहुत मिल ही नहीं रहा है। फिर कैसे कर रहे हैं खेती बाड़ी? और ढूंढ रहे हैं बहुत दूर दूर से, कोई कोई अपना जुगाड़ देख देख के। खेती बाड़ी तो भाई धान तो लगाए हैं लगाने के लिए, लेकिन यूरिया नहीं मिल रहा है। हाँ। तो वही 900 700 ऐसे लगा रहे हैं। हाँ। बस वही बात है। कहाँ से मिल रहा है 900 रुपये बोरा? तो अभी तो नहीं मिल रहा है, लेकिन दुकान में कभी कभी देते हैं। हाँ। 700 800 900 ब्रेक। यूरिया तो अभी नहीं मिल रहा है, 580 रुपया मिल रहा है। हाँ। कैसे कर रहे हैं फिर? हम तो सोसाइटी से ले लिए थे। हाँ। और घट रहा है तो? नहीं घटा है मेरा। हम लोग खेती किए हैं, धान लगाए हैं। अभी क्या है, यूरिया का बहुत ज़रूरी है। यूरिया हम लोग को मिल नहीं पा रहा है। मकई लगाए हैं, उसमें देना है, पूरा खेत पीला पड़ जा रहा है यूरिया के कारण। इसके लिए बहुत ज़रूरी है और हम लोग काफ़ी दिन से परेशान हैं। 1 महीने से खोज रहे हैं खाली यूरिया, लेकिन जहाँ दुकान में पता करते हैं मिल ही नहीं रहा है यूरिया। देखिए, इस प्रदेश में किसानों के साथ बहुत ज्यादती हो रही है और भारतीय जनता पार्टी सरकार में आने से पहले बोली थी कि हम किसानों का आय दूना करेंगे, किसानों का एक एक दाना खरीदेंगे, वगैरह वगैरह बहुत सारी बात कही थी। लेकिन सरकार में आने का एकदम उनके साथ उल्टा कर रही है। ना उनको समय पे खाद मिल रहा है, ना उनको समय पर बीज मिल रहा है। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले के बिहारपुर इलाके में बच्चे गंभीर कुपोषण से जूझ रहे हैं और 2200 से अधिक बच्चों को अब इलाज नहीं मिल पा रहा है। कारण है पुनर्वास पोषण केंद्र का बंद होना और ये केंद्र बच्चों को प्राथमिक इलाज और पोषण आहार उपलब्ध कराता था। माताओं को मिलने वाली प्रोत्साहन राशि भी अब बंद हो गई है और केंद्र के कर्मचारियों को वेतन नहीं मिला है। तो वहीं कई आंगनबाड़ी केंद्रों में भी पोषण आहार वितरण में लापरवाही हो रही है। अधिकारी और मंत्री का कहना है कि कुपोषण से लड़ने के लिए योजनाएं सही ढंग से चल रही हैं, लेकिन बंद हुए केंद्रों को लेकर सवाल खड़े होने लगे हैं। कमजोर है बच्ची, उसके चलते आए हैं। कब से आए हैं? 6-7 दिन हो गया है। क्या क्या यहाँ व्यवस्था है? यहाँ जैसे खिचड़ी है, दूध है, पाउडर है, यहाँ हर चीज मिल रहा है बच्चे को। और क्या क्या? और दाल चावल सब्जी और नाश्ता में सुबह देते हैं, जैसे होंगे और सेवई देंगे, अंडा देंगे, चाय देंगे। वर्तमान में जिला सूरजपुर में लगभग 2200 के लगभग सैन बच्चे हैं। शासन की योजनाओं के अनुसार उन्हें रेडी टू ईट गर्म भोजन नाश्ता के रूप में जो है लाभान्वित करने का प्रयास किया जा रहा है। देखिए, अपना महिला बाल विकास विभाग लगातार कुपोषण को दूर करने के लिए काम कर रहे हैं और
पूरे प्रदेश में, हमारे ज़िले की बात नहीं, पूरे प्रदेश में कुपोषण की दर में कमी आए, उसके लिए विभागीय बार बार समीक्षा होती रहती है। और जहाँ डीएमएफ है वहाँ डीएमएफ के माध्यम से भी उनके खान पान को विशेष ध्यान में रखा जाता है। वो चिकी के माध्यम से हो, एक के माध्यम से, जहाँ जहाँ जिसकी आवश्यकता पड़ती है उसी हिसाब से दिया जाता है। कुपोषण जहाँ एक गंभीर बीमारी है जिसे दूर करने के प्रयास कई दशकों से किया जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं इसके सार्थक परिणाम सामने नहीं आ रहे हैं, जिससे इसकी संख्या में कमी नहीं आ रही है। जहाँ स्वास्थ्य केंद्रों में एनआरसी यानी कि पोषण पुनर्वास केंद्रों के माध्यम से माँ और शिशुओं को पोषण आहार दिया जाता है और वहीं कुपोषण को दूर करने का दावा किया जाता है, लेकिन डीएमएफ मद से संचालित पोषण पुनर्वास केंद्रों को फंड की कमी के कारण बंद कर दिया गया है। अब ऐसे में सवाल खड़े होते हैं कि कुपोषण से जंग कैसे लड़ी जाएगी और खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में इस जंग के लिए कौन से हथियार हैं। इधर चिरमिरी नगर निगम क्षेत्र को स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 के तहत 6 करोड़ 26 लाख की कचरा प्रबंधन परियोजना की मंजूरी मिली है और राज्य स्तरीय तकनीकी समिति की 8वीं बैठक में इस परियोजना को हरी झंडी दिखाई गई। परियोजना के तहत सूखे कचरे के लिए 12 एमआरएफ प्लांट और गीले कचरे के लिए 12 विंड्रो कंपोस्ट प्लांट स्थापित किए जाएंगे। संयंत्र निर्माण और उपकरणों पर 4 करोड़ 51 लाख रुपए, जबकि 5 साल के संचालन और संधारण पर 1 करोड़ 75 लाख रुपए खर्च होंगे। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और उप मुख्यमंत्री अरुण साव का आभार भी जताया। इधर छत्तीसगढ़ के कवर्धा में बाइक से मामूली टक्कर हुई और इस पर दबंगों ने एक युवक की बेरहमी से पिटाई कर दी है। दबंगों ने युवक की लात घूंसे से बेरहमी से पिटाई की और घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने तीनों ही आरोपियों को गिरफ्तार कर उनका जुलूस निकाला। मामला पंडरिया थाना क्षेत्र का है और बताया जा रहा है कि कोर्ट में पेश करने के बाद आरोपियों को जेल भेज दिया गया है। तो आप ये 2 तस्वीरें देखिए। पहली तस्वीर उस वक्त की है जब एक युवक को मिलकर जो दबंग है वो पीटते नजर आ रहे हैं। लात घूंसे से यहाँ पर युवक को दबंगों ने पीटा है। और दूसरी तस्वीर तब की है जब पुलिस की कार्रवाई देखने को मिली। तीनों ही दबंगों को गिरफ्तार किया गया, उनका जुलूस निकाला गया और उसके बाद उन्हें जेल भेज दिया गया है। इधर रायपुर में एनएचएम कर्मचारियों की हड़ताल जारी है। 10 सूत्रीय मांगों को लेकर हड़ताल कर रहे हैं एनएच कर्मचारी और मोदी की गारंटी खोज अभियान शुरू करेंगे। पंपलेट बांटकर लापता गारंटी को ढूंढेंगे और जनता के बीच 2 लाख पैम्पलेट बांटे जाएंगे। तो बड़ी खबर आपको बता दें, रायपुर में एनएचएम कर्मचारियों की हड़ताल लगातार जारी है। अपनी 10 सूत्रीय मांगों को लेकर लगातार हड़ताल पर है एनएचएम कर्मचारी और मोदी की गारंटी खोज अभियान अब शुरू करने वाले हैं। इसके लिए वो पैम्पलेट बांटकर लापता गारंटी को ढूंढेंगे और जनता के बीच 2 लाख पैम्पलेट बांटे जाएंगे।